तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा एक नया कॉन्सेप्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीन के बारे में, उसके बाद आरएनए की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया है। तो जो नेक्स्ट ऑब्वियस सा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि इसके बाद हमें ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए, लेकिन ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हमें ट्रांसलेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या आप ये कह लीजिए कि ट्रांसलेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी सिलसिले में आज हम कवर करने वाले हैं जीन, आरएनए की टाइप्स और जेनेटिक कोड। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लास्ट लेक्चर में मैंने जीन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, थोड़ी हमने डिस्कशन करी थी, तो आज उसी को मैं दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। तो अगर जीन की बात करी जाए तो लास्ट लेक्चर में हमने इस बात को जाना था कि जीन क्या है बेटा। इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट इज़ द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एन आरएनए। यानी कि जीन उसे कहा जाता है जो डीएनए से आरएनए बनाता है, जो डीएनए से क्या बनाता है, आरएनए। और डीएनए से आरएनए डिफरेंट तरह के बनते थे, ये भी आपको बताया था लास्ट टाइम कि डीएनए से आरआरएनए बनता है, डीएनए से टीआरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। लेकिन डीएनए से जितने भी आरएनए बनते हैं उनमें से प्रोटीन बनाने वाला कौन सा आरएनए है, वो वाला है एमआरएनए। तो वो वाला जीन जो एमआरएनए बनाए और बाद में जाके वो प्रोटीन बनाए, उस पर्टिकुलर जीन को सिस्ट्रॉन कहा जाता है, या डीएनए के उस सेगमेंट को जो एमआरएनए बनाने के बाद प्रोटीन बनाए उसे सिस्ट्रॉन कहा जाता था। तो सिस्ट्रॉन क्या है बेटा, इट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ जीन। ये जीन का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिस्ट्रॉन किसे कहा जाता है। सिस्ट्रॉन वो वाला जीन होता है डीएनए के ऊपर जो एमआरएनए बनाता है, यानी कि जो प्रोटीन बना सकता है। अब हम सिस्ट्रॉन की यहाँ पे टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो अगर सिस्ट्रॉन के टाइप्स की मैं बात करूँ बेटा, तो सिस्ट्रॉन हमारे पास दो तरह के हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, या ये कह लीजिए कि जो हमारे पास जीन्स भी कह सकते हो, जीन्स की टाइप भी कह सकते हैं, या सिस्ट्रॉन की टाइप भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन और दूसरा है मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। तो दोनों कॉन्सेप्ट को आपने बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इनमें ये कुछ एनसीईआरटी के ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन की। तो पहले देखिए, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, जीन किसे कहा, जीन हमने उसे कहा जो किसी भी तरह का आरएनए बनाता है। फिर सिस्ट्रॉन उसे कहा कि वो वाला जीन जो एमआरएनए बनाता है। क्या बनाता है, एमआरएनए। अब अगर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को कंपेयर करें, तो प्रोकैरियोट में जब हमने डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, यानी कि डीएनए से आरएनए बनाने का जब हमने सिलसिला देखा, तो वहाँ पे ये देखा कि डीएनए से जब आरएनए बनता था, यानी कि जब एमआरएनए बनता था, तो ये एमआरएनए डायरेक्टली क्या बनाता था, प्रोटीन। यानी कि इमीडिएटली क्या बनाता था, प्रोटीन बनाता था। इस एमआरएनए पे क्या जुड़ जाते थे, राइबोसोम्स जुड़ जाते थे। यानी कि यहाँ पे हमें इस एमआरएनए की क्या नहीं करनी पड़ती थी, प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती थी। क्या नहीं करनी पड़ती थी, प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स में क्या होता था, डीएनए से जो आरएनए बनता था वो कौन सा वाला था, एचएनआरएनए। फिर उसके बाद ये जो एचएनआरएनए था बेटा, इसमें कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस थे और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस थे। तो हमें क्या करना पड़ता था, इसमें से कोडिंग सीक्वेंसेस को रिमूव करना पड़ता था, और सॉरी, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को रिमूव करके कोडिंग सीक्वेंसेस को जोड़ना पड़ता था। यानी कि इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता था और एक्सॉन्स को हमें जोड़ना पड़ता था। तो इन दोनों को देख के हमें ये समझ में आता है कि जो प्रोकैरियोट है, इसमें डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा है वो इमीडिएटली प्रोटीन बना रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये जो डीएनए है इसके ऊपर जीन्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है कि ये सारे के सारे एक साथ ही क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। तभी तो डीएनए से इमीडिएटली एमआरएनए बना और एमआरएनए से इमीडिएटली क्या बना, प्रोटीन बना। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, हमारे पास जो डीएनए के ऊपर जीन है ये स्प्लिट नहीं कर रहा है, यानी कि ये जीन जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे जीन्स एक ही साथ क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो डीएनए से जब हमने एमआरएनए बनाया
तो हमने जो जीन्स थे, यानी कि जो डीएनए के ऊपर जीन्स जिन्होंने प्रोटीन बनाने थे, प्रोटीन बनाने से पहले हमने क्या करा, एचएनआरएनए बनाया, फिर उसको एमआरएनए में कन्वर्ट किया, यानी कि हमने इन जीन्स को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया इनटू एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। और जब जीन को हमने स्प्लिट कर दिया तो वो मल्टीपल जीन्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। वो मल्टीपल जीन में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यानी कि स्प्लिट करने से क्या हुआ, हमने जो एक साथ जो सारे जीन्स एक्सप्रेस करने थे, अब हम जीन को वो मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जो जीन है वो इंडिविजुअली एक्सप्रेस करेगा। वो कैसे एक्सप्रेस करेगा, इंडिविजुअली क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो जीन्स हैं वो स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, डीएनए जो वो सारा का सारा डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए सारे के सारे जीन्स एक ही साथ एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे भी पहले जीन्स सारे एक ही साथ है, लेकिन हमने क्या करा, उन जीन्स को क्या कर दिया बेटा, स्प्लिट कर दिया, जिसकी वजह से एक एक जीन जो है वो अपना अपना क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो दोनों में हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे जीन्स एक साथ प्रेजेंट है। यहाँ पे जो जीन्स हैं उनको बीच में से नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस ने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, यानी कि वो क्या हो गए, सिंगल सिंगल हो गए। तो वो वाली कंडीशन जब सारे के सारे जीन्स एक साथ प्रेजेंट हो और डीएनए से वो इमीडिएटली एमआरएनए बना के प्रोटीन बना दे, उसे कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। क्या कहा जाता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन उसे कहा जाता है जब सारे के सारे जीन्स एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करें। वो एक साथ तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा जब इन जीन्स के बीच में कोई भी नॉन कोडिंग रीजन्स ना हो, यानी कि इंट्रॉन्स ना हो। लेकिन जो यूकैरियोट है, यहाँ पे जीन कौन सा वाला है, मोनोसिस्टोनिक। क्यों बेटा, क्योंकि हमने जीन को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। जीन को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब इंडिविजुअल जीन यहाँ पे क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। सो इसीलिए जो स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट है ये किस में नहीं होता है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। स्प्लिट जीन्स किस में पाए जाते हैं, स्प्लिट जीन्स पाए जाते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोट्स के पास, क्योंकि यहाँ पे नॉन कोडिंग और कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों हैं। तो यहाँ पे जीन इंडिविजुअल है, यहाँ पे पूरे के पूरे जीन्स एक साथ एक्सप्रेस करें, यानी कि एक साथ ही प्रेजेंट है, इसीलिए उसे कहा जाएगा पॉलीसिस्टोनिक और इसे कहा जाएगा मोनोसिस्टोनिक। अब यहाँ पे एक छोटा सा एनसीईआरटी ने नोट दिया है कि जो मोनोसिस्टोनिक जो हमारे पास स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहली बार किस में देखा गया था, आर्की बैक्टीरिया में देखा गया था। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, स्प्लिट जीन्स जो थे ये सबसे पहली बार किस में देखे गए, आर्की बैक्टीरिया में देखे गए। लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो यू बैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, तो वहाँ पे स्प्लिट जीन्स नहीं पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स में जो यू बैक्टीरिया हैं, ये माना जा सकता है कि इनके जो एंसेस्ट्रल फॉर्म थे आर्की बैक्टीरिया, उनमें स्प्लिट जीन्स पाए जाते थे। लेकिन एवोल्यूशन में मे भी पॉसिबल हो सकता है कि स्प्लिट जीन्स क्या हो गए हों, वहाँ से रिमूव हो गए हों। तो एनसीईआरटी यहाँ पे एक बात लिखती है, प्रेजेंस ऑफ स्प्लिट जीन्स इज रेमनिसेंट इन एंटिक्विटी। रेमनिसेंट इन एंटिक्विटी का मतलब होता है कि स्प्लिट जीन जो थे ये इनके एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे, अब वो एब्सेंट हो गए। यानी कि ये माना जा सकता है कि आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का क्या था, एंसेस्टर था, जहाँ पे स्प्लिट जीन थे, लेकिन जो यू बैक्टीरिया है उसमें स्प्लिट जीन्स एब्सेंट हैं, इसलिए उसे कहा जाता है रेमनिसेंट इन एंटिक्विटी। दैट इज इट वाज प्रेजेंट इन सम आर्की बैक्टीरिया बट नाउ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। अब देखिए, तो हम ये भी यहाँ से मतलब समराइज कर सकते हैं कि स्प्लिट जीन्स क्योंकि यूकैरियोट्स में होते हैं और प्रोकैरियोट्स में वो आर्की बैक्टीरिया में था, तो ये माना जा सकता है कि एवोल्यूशन में पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया और उसमें आर्की बैक्टीरिया आया होगा, और उसके बाद क्या आया है, प्रोकैरियोट, और उसके बाद आया होगा प्रोकैरियोट यानी कि यू बैक्टीरिया, और उससे मॉडिफाई होकर आया हमारे पास यू बैक्टीरिया। तो ये एवोल्यूशन में भी आपको बताया जाएगा। अब स्प्लिट जीन्स के बाद अगर आगे चले हम, तो ये हमारा बेटा ख़त्म हो गया कॉन्सेप्ट किसका बेटा, सिस्टोन का, और जीन का कॉन्सेप्ट भी हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए की अगर बात करी जाए तो शुरू में जब इंट्रोडक्शन में जब हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, तो आरएनए की बड़ी सारी खासियत के बारे में हमने आपको बताया था कि आरएनए जो है ये एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। आरएनए जो है वो एक्सप्रेशन भी दे सकता है, यानी कि ये प्रोटीन भी बना सकता है। उसके बाद आरएनए जो है इसमें AUCG का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद और भी बहुत सारी आरएनए की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, और उस समय आपको ये बात बताई थी
कि आरएनए में सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आरएनए क्या था, अनस्टेबल, इसीलिए वो किस में कन्वर्ट हो गया, डीएनए में। तो ये तो हमने इस चैप्टर के पिछले हिस्से में पढ़ा था बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और जो ये आरएनए हैं ये कैसे बनते हैं, सेल के अंदर ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं। उसके अलावा जब डीएनए से आरएनए बनता था तो उस प्रोसेस को हमने बोला था ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने एक सिंपल सा एंजाइम पढ़ा था, आरएनए पॉलीमरेज। तो आपको यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स भी बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले हम आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे एक ही बात है, किसी को भी डिस्कस कर ले, आरएनए पढ़ रहे हैं इसको डिस्कस कर ले। चलिए, तो हमारे पास जो सबसे पहला जो आरएनए है दैट इज़ एचएनआरएनए। इसका बताया आपको, एचएनआरएनए जो है ये केवल और केवल प्रोकैरियोट में ही बनेगा, और सॉरी यूकैरियोट में ही बनेगा। और ये कब बनेगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद जो एचएनआरएनए है इट विल अंडरगो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन एंड इट कंटेन्स कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स। उसके बाद आ गया एमआरएनए। तो एमआरएनए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। एमआरएनए जो है इसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, क्योंकि यही डीएनए के मैसेज को लेके जाता है आगे, और ये मैसेंजर आरएनए डीएनए के मैसेज से मैसेज लेने के बाद क्या बनाता है, उसका पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है। इट हैज़ द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे टीआरएनए। टीआरएनए के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, लेकिन डिटेल्स अभी हम इसकी कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आरआरएनए। आरआरएनए वो होता है जो राइबोसोम के पास है, विच इज़ कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद आ गया एसएनआरएनए, ये हमने आपको स्प्लाइसिंग के समय बताया था। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो क्या करता है बेटा, इंट्रॉन्स को रिमूव करने में हेल्प करता था। उसके बाद आ गया साइटोप्लाज्मिक आरएनए। अब हमें इस बात को समझना है कि ये जो सारे आरएनए हैं ये सेल के अंदर कैसे काम करते हैं या सेल के अंदर ये कैसे बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से आपने समझना है, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स इसको एट द एंड ऑफ द डे क्रैम करते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अब देखिए आप, तो ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। अब जो हमारे पास रेगुलर प्रोसेस था, डीएनए से पहले एचआरएनए बनता है दैट इज कंटेनिंग इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। उसके बाद जो एचएनआरएनए वो किस में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए में। तो एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा आरएनए रिस्पॉन्सिबल था, एसएनआरएनए। ये तो कंप्लीट कर लिया हमने 3 तरह के आरएनए, एचएनआरएनए, एसएनआरएनए एंड एमआरएनए। इसकी सिंथेसिस यानी कि इसकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट आपको पता चल गई कि एचएनआरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर होगा, एसएनआरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर होगा और एमआरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए आप ध्यान से, डीएनए से एचएनआरएनए बनाने का काम, तो याद करिए डीएनए से जब हमने एचएनआरएनए बनाया था तो हमने वहाँ पे कौन सा एंजाइम बोला था आपको, आरएनए पॉलीमरेज। और अभी मैंने क्या बोला आपको कि आरएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स हैं। तो डीएनए से जो एचएनआरएनए बनाता है वो आरएनए कौन सा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है। उसके बाद एसएनआरएनए को बनाने वाला जो पॉलीमरेज है वो कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 ये क्या बनाता है, एसएनआरएनए बनाता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि डीएनए में से ही कुछ डीएनए ऐसा होता है जो क्या बनाता है, टीआरएनए। क्या बनाता है, टीआरएनए। इस टीआरएनए को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ये जो टीआरएनए बेटा ये न्यूक्लियस से मूव करके कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। टीआरएनए का जो हमारे पास शेप होता है दैट इज इन्वर्टेड एल शेप, ये इसका टर्शरी स्ट्रक्चर होगा, इसको भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद याद करिए जब आप छोटे क्लासेस में सेल का स्ट्रक्चर बनाते थे तो डीएनए के साथ इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर आप ऐसे डीएनए बनाते थे जिसको आप क्रोमेटिन बोलते थे, और एक साइड पे ऐसे गोला सा बनाते थे जिसको आप न्यूक्लियोलस बोलते थे। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में भी ये बात एक्सप्लेन्ड है कि डीएनए में वो वाला रीजन जो न्यूक्लियोलस पार्ट होता है वो एक्चुअली कौन बनाता है, आरआरएनए। कौन बनाता है, आरआरएनए। ये वाला रीजन कौन सा है, ये डीएनए का वो रीजन है जो क्या बनाता है, आरआरएनए। तो होता क्या बेटा, ये जो आरआरएनए है साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन्स न्यूक्लियस के अंदर मूव करते हैं और इस आरआरएनए के साथ मिलके क्या बनाते हैं, राइबोसोम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डीएनए का वो वाला रीजन जो क्या बनाता है, आरआरएनए। क्या बनाता है, आरआरएनए।
इस आरआरएनए के साथ साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज होके न्यूक्लियस में एंट्री लेते हैं और इस आरआरएनए के साथ मिलके क्या बनाते हैं, राइबोसोम। क्या बनाते हैं, राइबोसोम। तो बेटा क्लास 11th की एनसीईआरटी में भी ये बात मेंशन्ड है, राइबोसोम किसे कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है आरआरएनए प्लस प्रोटीन। इनफैक्ट वहाँ पे आर तो नहीं लिखा है, आरएनए प्लस प्रोटीन लिखा है, लेकिन वो आरएनए कौन सा वाला है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। अगर आपको कोई ये पूछे कि राइबोसोम किसे कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है उस स्ट्रक्चर को जो बनता है आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स को मिलके। 11th क्लास के एनसीईआरटी डायरेक्टली लिखती है आरएनए, लेकिन वो कौन सा वाला आरएनए है, आरआरएनए। तो आरआरएनए के साथ जब प्रोटीन्स मिलते हैं तो वो क्या बनाता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम में बेटा एक स्मॉलर सब यूनिट था और एक लार्जर सब यूनिट था। तो इसके बारे में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा कि ये जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स होते हैं इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं और कौन कौन से आरआरएनए होते हैं। फिलहाल आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास जो आरएनए है वो कैसे कैसे बन रहे हैं। अब होता क्या है बेटा, होगा क्या कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में जब एमआरएनए बन जाएगा तो ये एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर मूव करके कहाँ पहुँचेगा, साइटोप्लाज्म में। इस साइटोप्लाज्म में हम देखेंगे ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे राइबोसोम का पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ेगा, फिर ये टीआरएनए इसका एक एंटीकोडॉन यहाँ पे लेके आएगा विद अमीनो एसिड, फिर यहाँ पे लार्जर सब यूनिट जुड़ेगा और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने से पहले की कहानी है, छोटी सी क्या है कहानी। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास आरआरएनए को। किसको डिस्कस करेंगे, आरआरएनए को। तो आरआरएनए की अगर बात करी जाए सो इट इज़ द मोस्ट स्टेबल आरएनए, सबसे ज़्यादा स्टेबल आरएनए है। सबसे ज़्यादा ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स। उसके बाद प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में भी होता है। न्यूक्लियस में कहाँ है बेटा, न्यूक्लियोलस और ऑर्गेनेलिस के अंदर। कौन सा वाला ऑर्गेनेल है बेटा जहाँ पे आरआरएनए, दिमाग लगाओ जरा, जहाँ पे राइबोसोम है वो कौन सा वाला ऑर्गेनेल है, याद करिए, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है। ठीक है। अब अगर बात करें हम टाइप्स की, आरआरएनए की टाइप्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में वो कौन सा था 70S और यूकैरियोट में कौन सा था 80S। तो बेटा यहाँ पे जो ऐसे ही बेसिकली स्वेटबर्ग्स यूनिट्स इसे कहा जाता है, इसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में 70S का मतलब ये है कि ये 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से मिलके बनता है। इतनी सी बात याद रख लीजिए आप। अब इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है, इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज़ 30S और जो लार्जर सब यूनिट है दैट इज़ 50S इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अभी मैंने क्या बताया कि जो राइबोसोम है वो किसको मिलके बनता है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स। किसको मिलके बनता है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स। तो देखिए जरा, जो हमारे पास राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है ये किसका बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ 16S आरआरएनए और साथ में क्या होंगे, प्रोटीन्स। साथ में क्या होंगे, प्रोटीन्स। ये जो 16S आरएनए बेटा, इसको हम फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो इसका लार्जर सब यूनिट है, तो ये देखिए इसका जो लार्जर सब यूनिट है ये 2 आरएनए का मिलके बना है। एक कौन सा वाला है 23S आरएनए और दूसरा है 5S आरएनए और साथ में क्या होंगे, प्रोटीन्स। तो हमें ये बात समझ में आती है कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है इसका जो स्मॉलर ये सब यूनिट है इसमें एक ही आरआरएनए है और इसका जो लार्जर सब यूनिट है यहाँ पे 2 आरआरएनए हैं। उसके बाद अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट का जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज़ 40S और बड़ा वाला कौन सा है 60S। अब जो 40S है इट इज़ मेड अप ऑफ 18S आरएनए प्लस प्रोटीन्स, वही आरआरएनए प्लस प्रोटीन, ये याद रखना है। और जो इसका लार्जर सब यूनिट है इट इज़ मेड अप ऑफ 28S आरएनए, 5S आरएनए एंड 5.8S आरएनए। यानी कि इसका जो लार्जर सब यूनिट है ये 3 आरएनए प्लस प्रोटीन्स का मिलके बना होगा, प्लस प्रोटीन्स का मिलके बना होगा। इज दैट क्लियर? सो ये था हमारा किसके बारे में, आरआरएनए के बारे में। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आरआरएनए किसे कहा जाता है। आर का मतलब है राइबोसोमल, आर का मतलब क्या है, राइबोसोमल। जो किसका बनेगा, आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए कौन सा वाला है, आरआरएनए। तो ये आरआरएनए की टाइप बता दी और साथ में क्या होंगे, प्रोटीन्स। साथ में क्या होंगे, प्रोटीन्स। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं, क्योंकि ये सब ज़रूरी था फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलीमरेसिस। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि ट्रांसक्रिप्शन के समय यूकैरियोट्स में हमारे पास 3 तरह के पॉलीमरेज होंगे। कितने तरह के पॉलीमरेज होंगे बेटा, 3 तरह के पॉलीमरेज होंगे।
कितने तरह के पॉलीमरेज होंगे? 3 तरह के। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला पॉलीमरेज है दैट इज RNA पॉलीमरेज 1, दैट इज RNA पॉलीमरेज 1। तो देखिए ये क्या बनाता है, इट ट्रांसक्राइब्स rRNAs 28S, 18S एंड 5.8, यानी कि जो RNA पॉलीमरेज 1 है ये rRNA का 28S, 18S और 5.8S वाला सेगमेंट बनाता है। किसके केस में? यूकैरियोट के केस में। इसीलिए इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये rRNA के बारे में पढ़ाया। उसके बाद जो RNA पॉलीमरेज 2 है, तो ये क्या बनाती है, आपको बताया मैंने कि जो पॉलीमरेज 2 था ये बनाता है HNRNA एंड इट इज द प्रीकर्सर ऑफ mRNA अल्टीमेटली। क्योंकि बेटा HNRNA को किस में कन्वर्ट होना है? mRNA में। तो HNRNA को कौन बना रहा है? RNA पॉलीमरेज 2, तो प्रीकर्सर होता है उसको बनाने वाला। तो यानी कि mRNA को अल्टीमेटली बनाने वाला कौन है? RNA पॉलीमरेज 2 है। उसके बाद RNA पॉलीमरेज जो 3 है ये क्या बनाता है? ये tRNA बनाएगा। ये क्या बनाएगा? tRNA। उसके बाद अब यहाँ पे क्या रह गया था? 5S RNA और साथ में क्या बनाता है? SNRNA। तो नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीनों के फंक्शंस आपको याद रखने हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो RNA पॉलीमरेज 1 फिर से बता रहा हूँ 28S, 18S और 5.8, लेकिन ये किसमें बेटा? यूकैरियोट्स में, ये प्रोकैरियोट में नहीं है। उसके बाद जो 3 वाला है, जो एक 5 रह गया था वो वाला, उसके बाद SNRNA और tRNA, और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है RNA पॉलीमरेज 2। RNA पॉलीमरेज 2 क्या करता है? DNA से जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वो HNRNA बनाता है। HNRNA अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है mRNA में, यानी कि ये mRNA का क्या है? प्रीकर्सर है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब उसके बाद जो हमें आगे पढ़ना है, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज जेनेटिक कोड, दैट इज जेनेटिक कोड। अब हमारा जो tRNA बच गया बेटा, tRNA को हम जेनेटिक कोड के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि उसको जब हम प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसी समय वो आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसका ज़्यादा रिलेशन उसके साथ ही है। अब हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी हमें देती है। तो जेनेटिक कोड की अगर बात करी जाए, जेनेटिक कोड की अगर बेटा बात करी जाए तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट इनिशियल दी हुई है जेनेटिक कोड के बारे में। तो वो कहता है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सोचें या रेप्लिकेशन के बारे में सोचें, तो रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था? डीएनए से डीएनए बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको थोड़ा सा कंसेप्चुलाइज कर पाना ज़्यादा इजी है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए में एटीसीजी हैं, आरएनए में एयूसीजी हैं। तो ये बात मानी जा सकती है कि डीएनए से एमआरएनए बनता होगा, ये संभव हो सकता है। लेकिन अगर बात करें कि जब एमआरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, ये दोनों तो बिल्कुल ही स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, क्योंकि एमआरएनए तो एक बेसिकली चेन की तरह है, और जो प्रोटीन है ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ये बॉडी का क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो ये बात जो थी इसको कंसेप्चुलाइज कर पाना थोड़ा सा क्या था? डिफिकल्ट था, थोड़ा सा क्या था? डिफिकल्ट था। और साइंटिस्ट जब इस बारे में सोचते थे कि यार एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनता होगा, कैसे इस बात को हम फाइंड आउट करें, तो इनिशियली ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। ये काफ़ी ज़्यादा क्या था? डिफिकल्ट टास्क था। तो क्या बोला? इट इज़ डिफिकल्ट टू कंसेप्चुलाइज बिकॉज एमआरएनए और प्रोटीन दोनों क्या है बेटा? ये दोनों क्या थे? अनरिलेटेड थे। ये दोनों क्या थे? अनरिलेटेड थे। अब ये बात हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बनता था, और अमीनो एसिड का पर्टिकुलर क्या होता है? एक जेनेटिक कोड। तो उस जेनेटिक कोड को फाइंड आउट करना साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्या था? डिफिकल्ट टास्क था, एक बहुत ही ज़्यादा क्या था? फ्रस्ट्रेटिंग टास्क था। इसलिए एनसीईआरटी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करती है कि जेनेटिक कोड को फाइंड आउट करना एक बड़ा ही ज़्यादा डॉन्टिंग क्या होता है? फ्रस्ट्रेटिंग टास्क था, इरिटेटिंग टास्क था। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा क्या था? इरिटेटिंग टास्क था, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट ने अपना क्या दिया? कंट्रीब्यूशन दिया। अपना क्या दिया? कंट्रीब्यूशन दिया। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुए। जेनेटिक कोड को बताने के लिए डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्योंकि वो बड़ा ज़्यादा क्या था? एक डॉन्टिंग टास्क था। तो हमारा यहाँ पे जो मेन मकसद था वो क्या था बेटा?
जेनेटिक कोड को डेसिफर करना है। डेसिफर का मतलब क्या है? डी कोड करना है। क्या करना है? डी कोड। इनिशियली जब साइंटिस्ट रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो वो ज़्यादा उनके लिए एक बेहतरीन काम माना जा रहा था क्योंकि कोरिलेटेड टर्म्स थी। लेकिन जब बारी आई जेनेटिक कोड की तो यहाँ पे बड़े सारे बायोलॉजिस्ट पीछे हट गए। तो बात ये है कि अब ये कैसे पता लगाया जाएगा कि जेनेटिक कोड है क्या है। अब ये बात तो हमें पता है कि वो जो जेनेटिक कोड है वो mRNA के जो AUCG जो 4 न्यूक्लियोटाइड है इनसे ही बनेगा। तो पॉइंट ये है, क्या वो सिंगल सिंगल बनाएंगे, क्या वो डबल डबल करके जेनेटिक कोड बनाएंगे, क्या वो ट्रिपलेट करके जेनेटिक कोड बनाएंगे, क्या वो टेट्राप्लेट करके जेनेटिक कोड बनाएंगे या कुछ और। तो बात ये है कि टू रिवील और टू डिकोड द जेनेटिक कोड वेदर वी नीड 1, 2, 3 और 4 न्यूक्लियोटाइड फॉर अमाइनो एसिड, कि जब ये मिलके अमाइनो एसिड बनाएंगे तो क्या वो 1 से बनेगा, 2 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, 3 के कॉम्बिनेशन से बनेगा या 4 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो काफ़ी ज़्यादा क्या था, ये डॉन्टिंग टास्क था। इसीलिए यहाँ पे बायोकेमिस्ट, फिजिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट और जेनेटिसिस्ट ने अपना क्या दिया? योगदान दिया। अपना क्या दिया? योगदान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अगर चले हम तो इस फील्ड में जो अपना सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था वो किसने दिया? जॉर्ज गैमो। किसने दिया बेटा? जॉर्ज गैमो। तो इन्होंने क्या करा, अब इनको ये बात पता थी कि टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20। अब ध्यान से इस बात को समझना बेटा, टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20। तो इन्होंने ये कहा कि अगर टोटल अमाइनो एसिड्स हैं 20 तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड एक ही अमाइनो एसिड बनाए, अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक ही अमाइनो एसिड बनाए तो 4 न्यूक्लियोटाइड कितने अमाइनो एसिड बनाएंगे? 4 ही बनाएंगे। अब यानी कि टोटल अमाइनो एसिड 20 थे लेकिन न्यूक्लियोटाइड कितने बन रहे थे? कॉम्बिनेशन 4 ही बन रहे थे। यानी कि अगर मैं सिंगलेट का कॉम्बिनेशन लिखूं तो 1 अमाइनो एसिड एक ही न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, लेकिन अमाइनो एसिड 20 हैं तो न्यूक्लियोटाइड तो 4 ही बन रहे हैं। यानी कि इस केस में डाटा क्या था? इनसफिशिएंट था। अब उसके बाद उसने क्या किया? डबलेट किया। क्या किया? डबलेट का मतलब ये है कि अब उसने डबल डबल करके, जैसे ए हो सकता है, AU हो सकता है, AC हो सकता है, AG हो सकता है, UU हो सकता है, ऐसे करके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? 16। कितने बने? 16। लेकिन अगेन अमाइनो एसिड 20 हैं लेकिन कॉम्बिनेशन कितने हैं? 16। तो दोबारा से डाटा क्या था? इनसफिशिएंट था। अब उसने क्या किया? ट्रिपलेट लिया। क्या लिया? यानी कि 3-3 को जोड़ा। किसको जोड़ा? 3-3 को जोड़ा। तो जब उसने 3-3 को जोड़ा तो टोटल कितने कोड्स बने? टोटल बने 64 कोडॉन्स। यानी कि टोटल कोड कितने बने? 64। और ये क्या थे? ट्रिपलेट। अब देखिए आप कि हमारे पास जो टोटल कोड्स बने हैं वो कितने बने हैं? 64। अमाइनो एसिड कितने हैं? 20। अब यहाँ पे डाटा सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे डाटा क्या है? इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब ये सफिशिएंट से भी क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो बाद में ये बात पता चली कि जो जेनेटिक कोड है वो एक ट्रिपलेट कोड है। वो क्या है? एक ट्रिपलेट कोड। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि अब पता कैसे लगाया जाए। अब ये पता कैसे लगाया जाए कि कौन से वाले अमाइनो एसिड का कौन सा कोड होगा। तो जॉर्ज गैमो ने तो ये बता दिया कि भैया जेनेटिक कोड क्या होगा? ट्रिपलेट। अब कौन सा वाला कोड कौन सा वाला अमाइनो एसिड बनाएगा, ये दोबारा से मुश्किल टास्क आ गया। तो इस टास्क को सॉल्व किया हमारे इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम था हरगोविंद खुराना। बेटा मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। तो इनका नाम क्या था? हरगोविंद खुराना। तो इन्होंने क्या करा बेटा? इन्होंने एक केमिकल मेथड यूज़ किया। इन्होंने क्या किया? एक केमिकल मेथड। जैसे आप इस बात को ऐसे समझिए ज़रा, इन्होंने क्या किया?
देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमारे पास टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने, 4, AUCG, कितने, 4। तो इन्होंने क्या किया, एक बार सिर्फ AA ही लगाए, एक बार सिर्फ UU ही लगाए, एक बार सिर्फ CC ही लगाए, एक बार सिर्फ GG ही लगाए, और ये पता किया कि क्या इनसे कोई अमीनो एसिड बनता है। तो जब न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ लगाया जाए और वो सेम तरह के हों तो इन्हें कहा जाता है होमोपॉलीमर्स। क्या कहा जाता है, होमोपॉलीमर्स। तो हुआ क्या, होमोपॉलीमर लगाने से इनको एटलीस्ट 4 अमीनो एसिड्स के बारे में पता चल गया। कौन कौन से चले होंगे, AAA का भी पता चल गया होगा, UU का भी पता चल गया होगा, CCC का भी पता चल गया होगा, और JJ का भी पता चल गया होगा। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि इससे तो केवल 4 का ही पता चलेगा। फिर इन्होंने क्या किया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगाए, यानी कि A के साथ सपोज कर लीजिए UU लगा दिया, AUA लगा दिया, ऐसे करते करते टोटल जितने भी कॉम्बिनेशन बने इन्होंने सारे क्या करे, यूज़ करे। तो जब सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये यूज़ करते थे ऐड करने के लिए, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता था, होमोपॉलीमर्स। और जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करते थे तो इन्हें क्या कहा जाता था, हेट्रोपॉलीमर्स। हेट्रो भी कह सकते हो, इसको हम कोपॉलीमर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर्स। तो इन्होंने क्या करा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये भी वन ऑफ द क्या था, इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो इन्होंने क्या करा, देखिए, दे डेवलप केमिकल मेथड इन सिंथेसाइजिंग RNA मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। तो इन्होंने ये बताया कि भैया कौन से अमीनो एसिड का कौन सा वाला कोड होगा, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद आए मार्शल नायरनबर्ग। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, क्योंकि अब इनको ये तो पता चल गया था कि कौन सा वाला जो कोड है वो कौन सा वाला अमीनो एसिड बनाता है। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि बिना सेल के भी क्या कर सकते थे, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते थे। बिना सेल के भी क्या कर सकते थे, बिना सेल के भी क्या कर सकते थे बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते थे। तो इन्होंने इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस का क्या बनाया, एक मेथड डेवलप किया, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप इन डेसिफरिंग द जेनेटिक कोड। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था सेवेरियो ओक्वा। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा एंजाइम बनाया। अब सुनिए जरा, एक से बढ़कर एक काम हो रहा है। इन्होंने क्या करा, एक ऐसा एंजाइम बनाया जो बिना, अब हमें पता है कि डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं, डीएनए से जब हम क्या करते हैं, आरएनए बनाते हैं, तो डीएनए का एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इन्होंने टेम्पलेट फ्री आरएनए की क्या कर दी, सिंथेसिस कर दी। टेम्पलेट फ्री आरएनए की क्या कर दी, सिंथेसिस कर दी। और इसके लिए इन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर किया, जिस एंजाइम का नाम था फोस्फोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। तो इन्होंने ये एक एंजाइम बनाया। ये एंजाइम क्या कर सकता था, बिना डीएनए के क्या कर सकता था, एमआरएनए बना सकता था। बाद में इसको इन्होंने नाम दिया सेवेरियो ओक्वा एंजाइम। इट इज यूज्ड टू पॉलीमराइज आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंसेस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, यानी कि टेम्पलेट फ्री इन्होंने क्या बना दिया, एमआरएनए। मतलब बिना डीएनए के हम क्या बना सकते हैं, आरएनए बना सकते हैं। इस तरह का इन्होंने एक मेथड डेवलप, यानी कि एक एंजाइम डेवलप किया। अब जो जॉर्ज गैमोर थे ये फिजिक्स थे, हरगोबिंद खुराना जो थे ये बायोकेमिस्ट मेडिसिन फील्ड से थे, उसके बाद नायरनबर्ग जेनेटिसिस्ट थे, और सेवेरियो ओक्वा क्या थे, बायोकेमिस्ट थे। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। अब हम देखते हैं कि जो जेनेटिक कोड है इसको कैसे बनाया जाता है। हमारे पास जो सबसे पहला जेनेटिक कोड डेसिफर हुआ वो कौन सा था, UUU, एंड इट वाज फिनाइल एलानिन। तो एनसीईआरटी में ये टेबल दिया है, तो बहुत ईजी है बेटा बनाना। आपको केवल याद रखना है यहाँ पे UCAG। क्या याद रखना है, UCAG। तो पहले फर्स्ट पोजीशन पे आप UCAG लिखिए और 4 लाइंस आपको छोड़ देनी है। फिर सेकंड पोजीशन पे आप हॉरिजॉन्टली लिखिए, और फिर जो आपने वो 4 लाइनें छोड़ी हैं वहाँ पे भी क्या लिख देना है, UCAG। अब हमारे पास जो सबसे पहला कोड बनेगा वो कौन सा बनेगा, UU, और वो सामने से U आ जाएगा। उसके बाद ये पहले 4 तो U ही रहेंगे, उसके बाद UCAG। ऐसे करते करते टोटल कितने कोड्स बन जाएंगे, 64। जैसे सपोज करिए कि अगर मुझे यहाँ पे जेनेटिक कोड लिखना है, यहाँ पे कौन सा आएगा, तो देखिए इसके सामने कौन सा वाला है, C, इसके ऊपर कौन सा है, G। तो पहले 4 तो CG ही आएंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, UCAG। तो इस तरीके से आप जेनेटिक कोड बना सकते हैं।
अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जो हमें समझना है कि जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या होते हैं, जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जेनेटिक कोड के फीचर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो ये है कि जेनेटिक कोड क्या है, एक ट्रिपलेट कोड है जिसे कोडॉन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, कोडॉन। ट्रिपलेट कोड है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का ये मिलके बनेगा। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज़ डीजनरेसी, यानी कि एक अमीनो एसिड जो है उसके एक से ज़्यादा कोडॉन भी हो सकते हैं। दिमाग लगाइए, क्योंकि 64 कोडॉन्स आए थे। कितने कोडॉन्स आए थे, 64। लेकिन वो 64 जो है वो केवल 20 अमीनो एसिड्स के हैं। इसका मतलब ये है कि बड़े सारे अमीनो एसिड ऐसे भी हैं जिनके बहुत सारे कोडॉन्स हो सकते हैं। तो एक अमीनो एसिड के जो बहुत सारे कोडॉन होने की प्रॉपर्टी है उसे डीजनरेसी कहा जाता है। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है दैट इज़ अनएम्बिगुअस। तो ये थोड़ा सा रिलेटेड है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि एक अमीनो एसिड के बहुत सारे कोडॉन्स हो सकते हैं। अब जो भी पर्टिकुलर कोडॉन जिस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का होगा, उस पर्टिकुलर कोड के अलावा वो कभी भी कोई और अमीनो एसिड नहीं बनाएगा। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है अनएम्बिगुअस, यानी कि इस बात में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि पर्टिकुलर कोड के लिए पर्टिकुलर अमीनो एसिड होगा। तो आपने इस दोनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब जैसे सपोज करिए ल्यूसीन है, अब ल्यूसीन के लिए हमारे पास 6 जेनेटिक कोड हैं। तो थर्ड पॉइंट का मतलब ये है बेटा कि अगर UUA ल्यूसीन बनाता है, UUG ल्यूसीन बनाता है, तो ये ल्यूसीन ही बनाएगा, इसके अलावा ये कुछ और नहीं बनाएगा। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा दैट इज़ यूनिवर्सैलिटी। जेनेटिक कोड हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, बेशक वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, प्लांट हो, कोई भी हो। हर एक में जो जेनेटिक कोड मेरी बॉडी में अमीनो एसिड बनाएगा वही वो पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स में सेम तरह का अमीनो एसिड बनाएगा। इसमें 2 एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है, फ्यू प्रोटोजोन्स है और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 2 एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है। उसके बाद जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ से स्टार्ट होती है उसे कहा जाता है स्टार्ट कोडॉन। और स्टार्ट कोडॉन क्या है बेटा, AUG। स्टार्ट कोडॉन क्या है, AUG। AUG स्टार्ट कोडॉन का काम करता है। AUG इज मेथियोनिन, एक तो क्या बता दिया, स्टार्ट कोडॉन का काम करता है, और साथ ही साथ ये एक अमीनो एसिड का भी काम करता है। तो हमारे पास मेथियोनिन के 2 फंक्शन हैं। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट बताया कि बड़े सारे अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस याद रखनी है। एक है मेथियोनिन, मेथियोनिन का भी एक ही जेनेटिक कोड होता है, और उसके बाद है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का भी एक ही जेनेटिक कोड है। तो ये दोनों इसके लिए क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस करते समय एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, तो आपको इन 3 स्टॉप कोडॉन्स को याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यू आ, यू जा एंड यू आजा। क्या बोलना बेटा, यू आ, यू जा एंड यू आजा, यू आ, यू जा एंड यू आजा। इज दैट क्लियर? तो ये 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, यानी कि जब भी ये आएंगे तो वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी बेटा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो जेनेटिक कोड जो होता है ये कॉमा फ्री, कोई भी इसमें पंक्चुएशन नहीं होती है, और mRNA जो है वो कंटिन्यूस फैशन में क्या किया जाता है, रीड किया जाता है, कंटिन्यूसली इसको रीड किया जा सकता है। उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये NCERT में तो नहीं है लेकिन आपको ये कभी ना कभी पूछा जा सकता है किसी एग्ज़ाम में। तो पॉइंट हमारा वोबल हाइपोथेसिस, कौन सा वाला है, वोबल। तो इसको समझने से पहले आप बेसिक इसका देखिए। ल्यूसीन का जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि टोटल 6 जेनेटिक कोड्स थे या 6 कोडॉन्स थे, जैसे कि CUU, CUC, CUG एंड CUA। तो वोबल हाइपोथेसिस, वोबल का मतलब होता है जम्बलिंग। वोबल का मतलब क्या होता है, जम्बलिंग। वोबल हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर हम किसी भी जेनेटिक कोड का जो तीसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है अगर उसको जंबल करते रहें और पहले 2 वाले क्या रहें, कांस्टेंट, पहले 2 क्या रहें, कांस्टेंट, यानी कि पहले 2 सेम रहने चाहिए, तीसरे वाले को आप जंबल करते रहिए, U लगाइए, C लगाइए, A लगाइए, G लगाइए, तो अमीनो एसिड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहा जाता है वोबल हाइपोथेसिस। दैट इज द चेंज इन द थर्ड न्यूक्लियोटाइड विल नॉट अफेक्ट द टाइप ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि द change, or if you jumble the third nucleotide there will be no change in the type of amino acid. ऐसे कहा जाता है Vobel hypothesis. The change in the third nucleotide of some codons will not affect the type of amino acid. Is that clear? लेकिन
ये भी कुछ कोडॉन्स के लिए ही या कुछ अमाइनो एसिड्स के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए नहीं है, जैसे उसमें से एक ल्यूसीन हो गया। सो ये बेटा हमारी प्रॉपर्टीज़ थी जेनेटिक कोड की। तो आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करी, जीन डिस्कस किया, फिर आरएनए डिस्कस किया। आरएनए में अभी हमें टीआरएनए को डिस्कस करना है प्रोटीन सिंथेसिस से पहले। उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पे जेनेटिक कोड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूटेशंस, जो पिछले चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और म्यूटेशंस को पढ़ने के लिए आपको जेनेटिक कोड के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आई होप आपको ये आज का जो हमारा सेशन था ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपकी जो भी छोटे छोटे जो डाउट्स हैं वो आप हमसे डेफिनेटली शेयर करिएगा। तो आज के लिए हम इधर ही ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और जो मैंने साथ साथ पढ़ाया है आपके साथ साथ में आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना लीजिए। आपके नोट्स भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे। नीट के लिए पढ़िए, सीबीएसई के लिए पढ़िए, स्टेट बोर्ड के लिए पढ़िए, हर एक चीज़ के लिए पढ़िए। हर एक तरह का जो स्टडी मटेरियल है आपको यहीं पे मिल जाएगा, आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और हर बार की तरह मैं आपको फिर से कहता हूँ कि बेटा एनसीईआरटी को फॉलो करिए, जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप एनसीईआरटी से पढ़ें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।